क्वेश्चन नंबर 10, ये ईस्ट हो गया और ये हो गया हम लोगों का नॉर्थ। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है हम लोगों का साउथ से नॉर्थ, लेकिन आपका जो मैग्नेट है वो रखा हुआ है नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट। आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ है, तो इस मैग्नेट का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वैसे चलेगा। यस सर। खुद से सोचो नल पॉइंट कहां तुमको मिल सकता है। राइट का कॉर्नर, कहीं राइट कॉर्नर, राइट में कॉर्नर नहीं, नीचे नया, यहाँ कहीं, वहां कहीं, यहाँ ना मैग्नेट का फील्ड नीचे की तरफ है, बी फील्ड ऑफ मैग्नेट, और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH ऊपर। यस ये रहा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M। तो एनी पॉइंट पे तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा है, एनी पॉइंट पे तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा है कि यहाँ पे इफ P इज द नल पॉइंट, इफ P इज नल पॉइंट, अगर P तुम्हारा नल पॉइंट है, इफ P इज नल पॉइंट, देन याद रखना कि जो वहां बी फील्ड हमारे मैग्नेट का होगा वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बैलेंस। यस सर। मैग्नेट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे μ0/4π, आगे m/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल्स टू BH। यस सर। क्या सही है? यस सर। Find the position of the neutral point if the horizontal component of earth magnetic field is given. पोजीशन कैसे? हम लोग के पास दो वेरिएबल हो गया, एक r हो गया एक थीटा हो गया ना, दो वेरिएबल हो गया, एक r हो गया और एक थीटा हो गया। r हो गया और थीटा हो गया। दो वेरिएबल कैसे हटेगा यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हारे पास m दिया हुआ है 0.72√2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और तुम्हारे पास BH दिया हुआ है, BH इज 18 ऑफ माइक्रो टेस्ला। लेकिन मेरे पास एक इक्वेशन है और उसमें दो वेरिएबल, कहाँ का ये क्वेश्चन है? HCV कितना आंसर देखो तेरा? 20 सेंटीमीटर लिखा है फ्रॉम, बता 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइपोल और tan inverse √2 साउथ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट तो सही है, इधर ही। चलो देखो यहाँ पे बी फील्ड ऑफ मैग्नेट इधर आना चाहिए ना। यस सर। और हम जो लिखते हैं उसको जरा देखो, थोड़ा सा अपने से है ना सोचना पड़ेगा इसमें, उसी के लिए हमको काम करना होगा। जरा बात करो, देखो सर इस पॉइंट पे मेरा अर्थ मैग्नेट का बी फील्ड इधर आया, सही है? यस। देखिए अपने से एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा क्योंकि डाटा नहीं है, तो हमको है ना कुछ अलग से काम करना है। ये एंगल थीटा है, ये आर है भाई।
अच्छा यहाँ पे जैसे तुम्हारा बी फील्ड है, क्या वो एक्सिस पे 90 है? ये 90 है। Yes, sir. अभी देखो ये रेडियल एंगल के साथ बनाया फाई, तो इधर का भी एंगल बना फाई, तो क्या हम लोग थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिख सकते हैं? Yes, sir. तो जहां भी हम लोग का फाई है वहां पे हम लोग चाहेंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। Yes. अब आपको याद है हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2? नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अरे पढ़ा है ना, बोलो हाँ ना बोलो। Yes, sir. पढ़े। हाँ तो tan फाई के जगह पे पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इधर है tan थीटा बाई 2, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं cot थीटा is tan थीटा बाई 2, so 2 will be equals to tan square theta, so tan theta will be equals to root 2, या फिर थीटा is equals to tan inverse root 2, यही था ना? Yes, sir. अच्छा tan थीटा आ गया, तुमको cos थीटा भी चाहिए था, वही तो हम लोग का प्रॉब्लम था cos थीटा। अब tan थीटा आने का मतलब हो गया तुम्हारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस आना, तो जब हम cos थीटा लिखे तो बेस बाय हाइपोटेनस लिख लिए, तो 1 बाय हाइपोटेनस हो गया हम लोगों का 5 ना, 1/3 हो जाएगा सर। 1/3 होगा अच्छा सॉरी, रूट 2 है, सॉरी। cos थीटा। अब तुम्हारे पास cos थीटा भी है, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा मतलब 1/5 प्लस 1 इज इक्वल टू bh। आराम से सॉल्व करके r निकाल दो, हो जाएगा आंसर। समझे क्या? Yes, sir. ये थीटा का डाटा नहीं दिया हुआ था, तो थीटा के लिए हम लोग को अलग से काम करना था, जब ये हिडन चीज है, जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। नोट करो फटाफट। लिखा है ऐसा, मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन, मतलब एक मैग्नेटिक नीडल है जो वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे कर सकता, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे कर सकता, which makes an angle 60 degree with the magnetic meridian। लेकिन जिस प्लेन में ऊपर नीचे कर सकता है वो मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन से 60 बनाता है। मतलब आप बात कर रहे हैं किसी दूसरे मेरिडियन का जो मैग्नेटिक मेरिडियन से 60 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। आप बात करें किसी दूसरे मेरिडियन का जो मैग्नेटिक मेरिडियन से 60 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, बताओ। तो अगर किसी दूसरे मेरिडियन में मेरा मैग्नेट हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाता है, तो वो एंगल हॉरिजॉन्टल से डीप है या एपरेंट डीप? एपरेंट डीप है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और उस अगले मेरिडियन के बीच का एंगल भी मालूम है? यस सर। और तुमसे पूछा एक्चुअल डीप, तो इसका तो सीधा फॉर्मूला पढ़ा था ना, tan del dash is equals to tan del by cos phi, यही पढ़ा था ना? Yes. तुमको tan del निकालना है, तो tan del will be equals to tan of del dash into cos phi। पुट कर ले भाई, आंसर आ जाएगा। देखिए अभी आपके बैच का एक जनरल टाइम है, कोई आया कोई नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बोलिएगा कि सर मेरे लिए आप है ना रात को 12 बजे आ जाइए, सर बोले ठीक है भाई हम 12 बजे आ जाएंगे, और तुम बोले सर 12 बजे क्या हुआ ना, मेरे घर में चोर आ गया, ठीक है, तो भाई अगले दिन उससे पूछ ले क्वेश्चन। क्या क्या है, पोटेंशियल दे दिया है सबका, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, देख लेना अच्छे से। और ये एंगल दिया है 30 डिग्री, और बोला है ऐसा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्रॉम हायर। देखो इस पूरे क्वेश्चन को बनाना मैग्नेटिज्म के लिए है, लेकिन इसको बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। डिड यू गेट दिस? समझ में आ रहा?
Yes, sir. और क्या हमें पढ़े थे ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट बाय डेल आर। बस वही चीज आज बी फील्ड के लिए होगा, आज वही चीज बी फील्ड के लिए। तो माइनस, हमको तो याद है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसा क्वेश्चन किए। Yes, sir. किए। अब देख, मान ले हम लोग इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को, तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए होगा। हाँ, ये डिस्टेंस डेल आर की तरह काम करेगा। अब देख जरा यहाँ पे गौर करना, ये 10 हम एक फिगर बनाना चाहते हैं अलग से, गौर से देख, ये 10 है, ये 30 है, तो अपोजिट में ये 30, ये वाला 30, तो ये 60 हुआ ना, Yes, sir. ये 60 है, 60 डिग्री। तो क्या यहां से यहां तक जिसको आप डेल आर कहेंगे वो 10 का cos 60 होगा? 10 का cos 60 मतलब 5 हो तो गया। इन दोनों के बीच का चेंज इन पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, V1 माइनस V2 बाय डेल आर के जगह पे 5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दो जी, आंसर आ जाएगा। समझे? Yes, sir. किसी और का कुछ? सर मेरा है ऊपर, कितना तारीख को भेज दिया था? फिर 4 तारीख को। लिखा है गिवन चार्ज सिचुएटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम सीट इलेक्ट्रिक डायपोल इन द एंड ऑन पोजीशन एक्सपीरियंस अ फोर्स F. If the distance of the charge is doubled, the force acting on the charge will be end on position मतलब axial. एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन शो करता है इन केस ऑफ डायपोल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। समझा? तो अगर डिस्टेंस को आप डबल कीजिएगा, अगर आप डिस्टेंस को डबल कीजिएगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम्स घट नहीं जाएगा? यस सर। तो 8 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो फोर्स भी 8 टाइम्स घट जाएगा। समझे क्या? यस सर। हो गया आंसर। फिर एक क्वेश्चन है, एट ए सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, वर्टिकल कंपोनेंट BB। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो √3 टाइम्स है वर्टिकल कंपोनेंट का। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट। द एंगल ऑफ डीप निकालो। बोलो जी, क्या ये एंगल नहीं निकाल सकता है तुम लोग? अरे मिलन बाबू, क्या कर रहे हैं आप? tan del is equals to BB by BH। तो ये 1/√3 आया। यस सर। डेल का वैल्यू 30 डिग्री। क्या हुआ? यस सर। हाँ, समाज तो जाइए करे। A current is passed in a spring, it gets। अब यही चीज क्लास में हम पूछे। Yes, sir. बताएं थे कंप्रेशन। लेकिन वो ऑसिलेट करेगा क्या? ऑसिलेट नहीं करेगा, वो है ना अंदर आएगा। हाँ, अगर उसका रिजिडिटी जिसको आप स्प्रिंग फैक्टर कहते हैं, अगर वो बहुत कम होगा तो अंदर आएगा फिर बाहर चला जाएगा, ऑसिलेशन होगा। लेकिन आप जनरल केस में जहां स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू 100, 50 इस तरह के ऑर्डर में होता है, वहां ऑसिलेशन नहीं कर पाएगा, एनर्जी लॉस हो। ठीक है, एक बार तो आप फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। वो निकलेगा नहीं ना, ऐसे निकलेगा नहीं ना, उसके लिए डाटा चाहिए। फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहे, खाली पूछ रहे कि हाँ, ऑसिलेट कर सकता है इफ k is very very small। if k is very very small then only it can oscillate। हो गया जी? उत्कर्ष बता जरा, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस अवे इफ इट कैरीज करंट I नंबर ऑफ टर्न्स n रेडियस r। नंबर ऑफ टर्न्स कितना? n लिख दिए यहाँ पर।
म्यू0/4 पर हमको आता है, बोलो। म्यू0/4 पाई आई एन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ना ए का सही ना बी का सही, हम लोग का सी का सही। ओके, सर हम तो सही बोले थे। तो बोला था ऊपर पाई आर स्क्वायर। मैं हम बोले एरिया। हाँ अच्छा, एरिया बोला था। तुम्हारा क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना, ये x जो है वो r के बराबर लेना। तो अब करना क्या है, बचाई क्या है, बस खाली जिसको फॉर्मूला याद है वो x के जगह r पुट कर दो भाई, निकाल दो। ऐसा क्वेश्चन जानता है, इसलिए हम बता देते हैं ना, ताकि आपको थोड़ा खराब लगे कि हमको फॉर्मूला नहीं याद है और हम फिजिक्स का क्वेश्चन बना रहे हैं। कब बी पूछे हैं? ये बी ना है, हाँ बी तो है। Consider two parallel coaxial circular coils equal radius and number of turns n. हाँ आगे पढ़ो, आगे पढ़ो यार। आगे पढ़े। हाँ Consider two parallel coaxial circular coils of equal radius r and number of turns n carry equal current in same direction and separated by distance r, so that field exists around midpoint between the coils is uniform over distance. चलो देखो, That is small. बस खाली थोड़ा क्या था नहीं भाई? थोड़ा सा बस, हम जहां r ले लिए ना वहां r/2 होगा, जहां x लिए नहीं r/4। अब देखो, पहले तो तुम यहां तक पहुंच जाओ भाई, ये तेरा एक काम हो गया। अब बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन अब तेरे हाथ में है, जरा समझना बात को, सबको ध्यान लगाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा दो पैरेलल कॉइल है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस r है और मिड पॉइंट है। तो चलो जरा देख के बताओ, इस कॉइल को 1 और इस कॉइल को 2 कह दिए, तो 1 का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर है, लेफ्ट है या राइट है? राइट में है, तो V1 आ गया। और बता 2 का मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अरे वो भी राइट में है। दोनों में अगर करंट का डायरेक्शन सेम है, अंदर से बाहर, तो थंब इधर से इधर जाएगा ना। तो तुम एक काट निकाल दिया ना बेफिल्ड। तो अगर इस पॉइंट पे तुमको बी नेट चाहिए, तो तुम एक्चुअली 1 को 2 से ऐड करो, या फिर जो तुम 1 निकाला है उसी को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। समझे जी मिलन बाबू? यस सर। क्या सबको समझ में आया यहाँ हुआ क्या है? यस सर। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में कैसे है, समझ में आया? यस सर। देख, इसका करंट ऐसे घुमा तो थंब इधर, इसका करंट ऐसे घुमा थंब इधर, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है। सो दोनों ऐड कर दो, आंसर है। ठीक है, नोट करो फटाफट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक्चुअली ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को मेजर करने में आपका मदद करता है। वो भी कैसा करंट? तो करंट काफी छोटा होना चाहिए। बड़ा करंट मेजर करने के लिए इसी गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में बदलते हैं, और पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करने के लिए इसी गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। बट सोचिए कि इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर का रोल क्या है। तो ये छोटे करंट को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर
moving coil galvanometer is very sensitive instrument used to measure the value of स्मॉल करंट। ये स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। दूसरा, इसका प्रिंसिपल कैसे ये काम करता है। वर्किंग ऑफ मूविंग coil galvanometer is based on torque acting on current carrying loop in magnetic field। कोई करंट कैरिंग लूप अगर आप लेंगे, कोई करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप लेंगे तो उस पर टॉर्क लगता है। क्या उस टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद है? बताओ तो उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, बिना कॉस अल्फा, BINA बिना कॉस अल्फा, ये उस पर टॉर्क का इक्वेशन। अब इसका देख भाई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का कहानी यू कैन मैनेज। हम अपना काम का चीज लिख देते हैं, ठीक है ना, हम अपना काम का चीज लिख देते हैं। यहाँ चलो हो जाए। ये मान लो हम लोगों का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। कैसा पोल्स है? तो कॉनकेव पोल्स है। कॉनकेव नॉर्थ पोल, इधर कॉनकेव साउथ पोल, ठीक है। अब इसके बीच में एक इस तरह का आर्मेचर कॉइल लगा हुआ है। ये क्या है थोड़ा समझना। ये एक तरह का सिलेंडर है, सिलेंडर, और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन तुमको दिखाई दे रहा है। मतलब आप गैल्वेनोमीटर को ऊपर से देख रहे थे, इधर से नॉर्थ पोल, इधर से साउथ पोल और बीच में एक सिलेंडर तुम ऊपर से देख रहा है, तो तुमको गोल नजर आएगा ऊपर से। देखना ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, इसका सेंटर। अब ये सिलेंडर रहा, ये सिलेंडर, इस पे तुम एक वायर का इस तरह का कॉइल लपेट के रखा है, तो ऊपर से देखेगा तो फ्यू लाइंस दिखेगा ना ऊपर में, तो ये लाइंस, ये कॉइल है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल है। तो ये क्या हुआ, कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया A। कॉइल जिसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है और एरिया है A। आगे सुनो, आगे यहां पे लगा रहता है सेंटर से एक स्प्रिंग, ये क्या है, तो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग हैविंग कलर्ड वाला सर्च, स्प्रिंग हैविंग टॉर्सनल कांस्टेंट K।
क्या बोले? ये स्प्रिंग सिलेंडर के ऊपर है। ये स्प्रिंग सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ, जब स्प्रिंग घूमेगा तो सिलेंडर में ट्विस्ट आएगा। ओके, अब सुन, यहां सामने में एक स्केल लगा हुआ है, ऐसा ये स्केल लगा हुआ है, ये स्केल है जिस पे डिफ्लेक्शन ऐसे बना हुआ है, डिफ्लेक्शन बना हुआ है, और इस पूरे सिलेंडर से एक पॉइंटर है, ये पॉइंटर है। अब थोड़ा और रुकते हैं, थोड़ा और समझते हैं। एक चीज और हमको यहाँ दिखाना है, उसको जरूरी है, और वो है कॉनकेव नॉर्थ पोल और कॉनकेव साउथ पोल क्रिएट करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यह है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। बोलेगा सर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या है? वही तो हम समझा रहे हैं। यह है हम लोगों के पास एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थोड़ा सा यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद आपको सारा चीज इसमें बताते हैं। कहीं दिक्कत होगा पूछ लीजिए, नोट करो फटाफट। होता क्या है, जब आप इस पर्टिकुलर कॉइल में करंट भेजते हैं, व्हेन करंट I passes through coil, when current I passes through coil, then coil will experience deforming torque। डिफॉर्मिंग टॉर्क का मतलब जो उसको वहां से घुमाना स्टार्ट करता है, वो अभी एकदम अपने नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग भी है, स्प्रिंग एकदम रिलैक्स्ड है, जो हमारा कॉइल है वो भी एकदम आराम से है। तो आप जैसे उसमें करंट भेजिएगा, जो डिफॉर्मिंग टॉर्क उसके ऊपर लगेगा वो होगा BINA cos अल्फा। बट ड्यू टू रेडियल बेफिल्ड अल्फा इज इक्वल्स टू 0, सो टॉर्क जो डिफॉर्मिंग टॉर्क आप ले रहे हैं दैट विल बी इक्वल्स टू BINA। रखिए इस इक्वेशन 1 में। अब देखिए, मान लीजिए हम लोगों का टॉर्क था जो कॉइल पे लगा और वो उसको डिफॉर्म करके घुमाना स्टार्ट किया, तो जब ये पर्टिकुलर कॉइल घूमेगा तो तुम जरा गौर करो, स्प्रिंग के अंदर ट्विस्ट होगा। बच्चा लोग का देखा खिलौना जिसमें चाबी देता है, उसको कभी तोड़ के देखना, उसके अंदर एक स्प्रिंग रहेगा जो पत्ती जैसा रहता है, मेटल का घुमा हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है। तो जब ये लूप मेरा घूमना स्टार्ट करेगा तो देख रहा है इसमें एक ट्विस्ट जनरेट होगा। ट्विस्ट की वजह से तुम जब चाबी देता है ना खिलौना में, तो देखना शुरुआत में चाबी देना आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे चाबी तुम देते जाएगा वैसे वैसे वो हार्ड होते जाएगा। सही है? कारण है ना कि जो अंदर वाला स्प्रिंग ट्विस्ट होता है ना, तो वो वापस जाना चाहता। अब हो रहा क्या समझना जरा। कॉइल में जो वो टॉर्क था वो उसको घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज, लेकिन स्प्रिंग में क्लॉकवाइज ट्विस्ट होने से वो उसको घुमाना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या समझा? देख, जब ये कॉइल मान ले घूमना चाहता है क्लॉकवाइज, तो तुम इसको क्लॉकवाइज घुमा के देखो, ये ट्विस्ट होगा? खुलेगा? ये ऐसे घूमेगा तो खुलेगा कि ऐसे खुलेगा? हाँ तो हो सकता है। हाँ सर, हाँ। कॉइल में टॉर्क एक बार फिर से समझा दीजिए। उस टाइम आवाज नहीं आया। लो, आवाज का भी अब प्रॉब्लम है। अगर ये और ऐसे ट्विस्ट होगा तो ये एक तरह से घूमेगा ना, ये अपने नेचुरल, देखो इसको चाहे इधर घुमाओ या इधर घुमाओ, ये नेचुरल होना चाहता है। स्प्रिंग का तो ये नेचर है,
चाहे उसको खींच दीजिए या दबा दीजिए, दोनों केस में वो जाना चाहता है अपना इनिशियल पोजीशन। क्या सही है? Yes, sir. अब जब मेरा ये कॉइल घूमेगा तो मेरा स्प्रिंग में भी ट्विस्ट होगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो जब मेरा कॉइल घूमेगा मेरे स्प्रिंग में ट्विस्ट होगा। एक जगह ऐसा आएगा कि कॉइल घूमते घूमते पॉइंटर को एक जगह ऐसे पे ले जाएगा जहां due to this deflecting torque, there is twist in spring which produce restoring torque, let phi is deflection at which torque restoring is equals to torque deflection। डिफ्लेक्ट करने वाला टॉर्क करंट का टॉर्क है, रीस्टोर करने वाला टॉर्क स्प्रिंग का टॉर्क है। शुरुआत में करंट का टॉर्क बड़ा था, स्प्रिंग नेचुरल था, लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग ट्विस्ट होते गया वैसे वैसे स्प्रिंग का टॉर्क बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि करंट की वजह से जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था और स्प्रिंग की वजह से जो रिस्टोरिंग टॉर्क था वो दोनों बराबर हो गया। क्या पॉइंटर वहां जाके रुक जाएगा? Yes, sir. पॉइंटर के रुकने का मतलब हुआ आप इस स्केल पे अब एक रीडिंग देखिएगा। मान लीजिए ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो पॉइंटर जहां रुकेगा आपको एक रीडिंग दिखाई देगा ना स्केल पे। Yes, sir. तो वो आपको ये थीटा, वो आपको ये फाई निकालने में मदद करेगा। ठीक है, अब जरा देखो गौर से, रीस्टोरिंग टॉर्क है के फाई जबकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है बी आई एन ए। अब यहां पे बात करना होगा सर के और फाई क्या है, सुनो। के इज कॉल्ड टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होता है? स्प्रिंग दो तरह का होता है, एक ऐसा गोल 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 वाला जिसको खींचिएगा लंबा छोटा ऐसा होगा, वो होता है हम लोगों का जनरल स्प्रिंग, उसका के स्टैंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट को। और दूसरा स्प्रिंग होता है जो बच्चा लोग का खिलौना के अंदर लगा रहता है, देखा है ना, मेटल का स्ट्रिप जैसा। Yes, sir. वो मेटालिक स्ट्रिप का नेचर ये होता है कि 1 डिग्री घूमने के बाद, कितना? 1 डिग्री घूमने के बाद जो वो वापस से अपना पोजीशन गेन करने के लिए टॉर्क लगाता है उसको कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट का मतलब होता है रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ स्प्रिंग पर यूनिट ट्विस्ट। रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ स्प्रिंग पर यूनिट ट्विस्ट। 1 डिग्री ट्विस्ट करने से स्प्रिंग के अंदर जो रीस्टोर होने का टॉर्क डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। तो अगर 1 डिग्री के लिए टॉर्क के था तो फाई के लिए टॉर्क कितना होगा? के फाई होगा। Yes, sir. टॉर्सनल कांस्टेंट समझ में आ गया? Yes, sir. तो देखो जरा यहाँ ध्यान से, क्या हम लोग यहां से फाई इज इक्वल्स टू बी एन ए बाई के इंटू आई लिख सकते हैं? तो वहां तो थोड़ा जगह नहीं, हम यहीं पे खत्म करें।
and that particular phi will be equals to g times of I, where g equals to BNA by K is called galvanometer constant. galvanometer constant इसको हम galvanometer constant है. बता जरा क्या दिक्कत, क्या नहीं समझा, किसका मीनिंग अभी नहीं समझा, जरा बता दो. यहीं पे कहीं गए नहीं. अब तुम बताओ सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया गया? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सारा मैग्नेटिक फील्ड को अंदर खींच लेगा. ठीक है. अब तुम और हमको बताओ क्या इस टॉपिक को करंट में पढ़ाया जा सकता है बिना बी फील्ड जाने? देख रहे तो हमको समझ में आ रहा है. देखो यहां लिखना था I इज इक्वल्स टू K बाई BNA into 5 and I is equals to G into 5 where G equals to K by BNA. This is galvanometer constant. ये तुम्हारा galvanometer constant. I equals to G5. हो गया जी सब? Yes, sir. सबका हो गया? हाँ, अब आप देखिए ना, पूछ लीजिए कोई डाउट है तो. जो किसी को डाउट है आप पूछ लो कि सर ये वाला का मीनिंग अभी तक हम नहीं समझे, हम बता देते हैं, वही मेरा काम है. बोलिए. अरे मिलन बाबू कुछ है? Just soft iron को यूज करते एक बार फिर से बता. क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर खींच लेगा. जितना ज्यादा बी फील्ड होगा डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और आपको है ना करंट का मेजरमेंट आसानी से होगा, मिलेगा. Yes. और आगे किसी का भी कोई भी डाउट? हाँ सर, कॉइल का आप कुछ बता रहे थे, क्लॉकवाइज होता है, उस टाइम आवाज चला गया. नहीं, हम कॉइल का कुछ नहीं बताया क्लॉकवाइज. वो तो डिपेंड करता है. देख, अगर करंट की वजह से कॉइल घूमेगा क्लॉकवाइज तो स्प्रिंग में ट्विस्ट जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज. अगर कॉइल में करंट की वजह से कॉइल घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो स्प्रिंग का जो टॉर्क होगा वो घूमेगा क्लॉकवाइज, हमेशा अपोजिट. स्प्रिंग तो नेचुरल है, खींचिएगा अंदर अंदर. अगर आप बाहर खींचिएगा तो वो अंदर खींचेगा, अगर आप दबा दीजिएगा तो वो बाहर धकेलेगा. सही है ना? यस सर. तो यहाँ पे कॉइल घूमेगा क्लॉकवाइज तो स्प्रिंग का टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज. अगर कॉइल घूम गया एंटी क्लॉकवाइज तो स्प्रिंग का टॉर्क होगा क्लॉकवाइज, हमेशा बराबर अपोजिट में. आई करंट है ना? हाँ, आई करंट है. हो गया? Yes, sir.